अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 53। शहनाज बूढ़े नवाब की बेनकाही मलका बन गई। उसे ट्रेनिंग दी गई, उसमें शर्मो हजाब तो था नहीं, वो नवाब के काम की चीज़ साबित हुई। उसने जब अपने आप को कद आदम आईने में देखा तो अपने आप को पहचान ना सकी। मेरी किस्मत में यही कुछ लिखा है सिकंदर, शहनाज ने कहा और उसके आंसू निकल आए। कहने लगी, मैंने इन हालात के साथ समझौता कर लिया है। मैं आज तक नहीं समझ सका कि शहनाज के पास बैठकर मैं क्यों ऐसे रूहानी सुकून से सरशार हो गया था जिससे मैं हमेशा नाआशना रहा था। मैंने महसूस किया कि मुझे उसी सुकून की ज़रूरत थी और इससे पहले मैं बेचैन और बेकरार रहा हूँ। बाद उलझनों को ना समझना ही उनका इलाज होता है। तलखियों और नामुरादी का इंसान आदी होकर उस मकाम पर जा पहुँचता है जहाँ नामुराद और बेकरार रहने में ही उसे खुशी सी महसूस होती है। मैं शायद उस मकाम पर पहुँच गया था जहाँ मलाल मुसर्रत का बहरूप धार लेता है, मगर रात की उस तन्हाई में एक शाहाना कमरे में जिसकी फ़ज़ा अतर बीज थी, जहाँ देखने वाला कोई न था, रोकने वाला कोई न था और खुशबुएं इश्ताल अंगेज़ थी। मैंने महसूस किया कि मुसर्रत से हमेशा महरूम रहा हूँ और मेरी रूह हमेशा प्यासी रही है। जन्नत में जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तो जहन्नम में पड़ा रहा हूँ और इसी को जन्नत समझता रहा हूँ। मगर क्यों? शहनाज को मैं इसलिए बहन नहीं कहना चाहता था कि वो मेरे बाप की बेटी थी। वो एक बदकार आदमी और एक बदकार औरत के गुनाह की पैदावार थी। इसमें उसका कसूर तो नहीं था, लेकिन बुजुर्ग कहते थे कि जिसके खून में गुनाह की मिलावट हो उससे अच्छाई और खुलूस की तवक्का नहीं रखनी चाहिए। उस पर गुनाह का आसेब तारी रहता है। शहनाज उसी आसेब की गिरफ्तार में थी। हालांकि वो बदी की ज़िंदगी से किनारा कश हो चुकी थी। वो तो मेरी दुश्मन थी, मगर इस कमरे में वो मुझ पर नशा बनकर तारी हो गई। मेरी वराफ्तगी बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो मुझे अपनी राम कहानी सुना रही थी और मैं उसके ज़ाहरी हुस्न में गुम होता जा रहा था। उसके बालों में ख़ास किस्म की दिलकशी थी, लेकिन उस रात उसके बाल कुछ ऐसे निखरे हुए थे कि मैंने 2-4 बार बेइख्तियार उसके बालों पर हाथ फेरना चाहा, लेकिन अपने आप पर काबू पा लिया। उसकी आंखों को और उसके होंठों को तो मैं पहले भी देखा करता था, मगर उस रात उसकी आंखों में सहर सा आ गया था जो मुझे मसहूर कर रहा था। उसके होंठों पर जो तबस्सुम था वो मेरी ऐसी हिस्सों को जगा रहा था जिनकी मौजूदगी से ही मैं बेगाना था। उसने कई बार यूं किया कि मेरा एक हाथ अपने हाथों में ले लिया और बातें करते करते मेरी उंगलियों को मसलती और उनके साथ खेलती रही। मुझे पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ कि मैं जवान हूँ। फिर जब नींद गालब आने लगी तो जवानी ने बेदार होकर अपने वो मतालबे मेरे आगे रख दिए जिन्हें मैं नज़रअंदाज करता रहा था। वो कैसी बेबसी थी या वो कोई नशा था कि मुझे पता ही ना चला कि मैं शहनाज के इतना करीब चला गया हूँ, जहाँ उसके जिस्म की बू बास भी मेरी नाक में दाखिल हो रही है। सिकंदर, शहनाज की मखमूर सी आवाज़ ने मुझे बेदार कर दिया। मैंने अपना जायज़ा लिया। मेरा सर शहनाज की गोद में था और उसका एक हाथ मेरे एक हाथ में और मेरा दूसरा हाथ उसके बालों के साथ खेल रहा था। शहनाज की आवाज़ पर मैं अपने आप में आ गया और शहनाज से अलग हो गया। अब शादी कर लो, शहनाज ने मुस्कुराते हुए कहा। अकेले भटक जाओगे। मैंने छोटे से बच्चे की तरह उसकी तरफ देखा। मैंने आंखें बंद की और खोलकर फिर देखा। वो चेहरा शहनाज का नहीं, मेरी अम्मी का था। मेरा पसीना निकल आया।
शहनाज ने शायद मेरे चेहरे का तासुर पढ़ लिया था। हाँ सिकंदर, शहनाज ने मेरा माथा चूम कर कहा, इतना ना घबराओ, शादी कर लो। दुनिया में तुम वाहिद इंसान हो जिसकी खातिर मैं अपनी जान भी दे देने से दरेग नहीं करूँगी। मेरी नज़रों में शहनाज का रूप बदल गया। मैं खिफ्त मटाने के लिए हंस पड़ा। मेरी हंसी खोखली थी। मैं सोचा करता था कि आदमी कितने कमज़ोर होते हैं जो एक खूबसूरत औरत के जाल में अपने आप को उलझा कर दीन और ईमान से और अपने मुल्क की वफादारी से भी दस्तबरदार हो जाते हैं। उस रात मुझ पर जो कफ़ियत तारी हो गई थी उससे मुझे जवाब मिल गया कि मर्द जो दुनिया को फतेह करने के इरादे बांधता है किस तरह एक औरत की नशीली आंखों से और होंठों पर खेलते हुए तबस्सुम से घायल होकर हथियार डाल देता है। मैं अपने आप में आ गया, लेकिन ये आसान ना था। मैंने मौजू ही बदल दिया। शहनाज, मैंने कहा, मुझे तुम्हारे मुतल्लिक एक ख़तरा महसूस हो रहा है। हमीदुल्लाह खान जेल से फरार होकर यहाँ आया था और अपने बाप से 20,000 रुपया ले गया था। उसे पता चल सकता है कि तुम यहाँ हो। वो ज़रूर आएगा और तुम पर वार करेगा। नवाब को बता देना। लेकिन शहनाज, होगा यूं कि हमीदुल्लाह खान ने आकर नवाब से कहा कि शहनाज को मेरे हवाले कर दो, तो नवाब तुम्हें उसके हवाले कर देगा। कर दे, शहनाज ने बड़े इत्मीनान से कहा। कर दे, शहनाज ने बड़े इत्मीनान से कहा। मैं आराम से उसके साथ चली जाऊंगी। अगर देखा कि वह मुझसे इंतकाम लेना चाहता है तो हो सकता है कि वो उससे पहले ही ख़त्म हो जाए। वो अकेला तो नहीं होगा, उसके 2-4 साथी उसके साथ होंगे। ताजे के दोस्तों ने उसे कत्ल कर ही दिया था ना। हमीदुल्लाह भी अपने साथियों के हाथों कत्ल हो जाएगा। मैं ये बंदोबस्त कर सकती हूँ। कुछ नहीं कह सकते वो क्या करेगा, मैंने कहा। मैंने तुम्हें सुनाया है कि फ़रार के बाद उसके साथ मेरी कहाँ और कैसे मुलाकात हुई थी। तुम्हारा जिक्र आया तो बात उसने इंतकाम की ही की थी, लेकिन उसने ये भी कहा था कि शहनाज सामने आ गई तो शायद मैं कुछ भी ना कर सकूं। उसने ये नहीं कहा था कि शहनाज ने मुझे पकड़वाया और उम्र कैद दिलाई है। वो कहता था कि शहनाज ने मेरी मोहब्बत का खून किया है। सिकंदर, शहनाज ने कहा, उस शख्स ने जिस अंदाज से मुझसे मोहब्बत की है उसमें दीवानगी कहूँगी। इसमें कोई शक नहीं कि वो अयाश नवाबजादा था और अपने बाप की तरह खूबसूरत लड़कियों के साथ इस तरह खेलता था जिस तरह बच्चे कांच की गोलियों के साथ खेला करते हैं। मुझे भी उसने ऐसी ही लड़की समझा था, लेकिन पहली मुलाकात में उसने मेरे साथ ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया जैसे मैं देवी हूँ और वो पुजारी। और सिकंदर, मैं इस हकीकत को छुपा नहीं सकती कि मेरे दिल में भी उसकी मोहब्बत पैदा हो गई थी। उसे मेरे जिस्म के साथ तो जैसे दिलचस्पी रही ही नहीं थी, जज्बात में डूब जाता था। और तुमने उसे धोखा देकर मुझे वहाँ से छुड़ाया, मैंने कहा, और उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मेरे अंदर से एक आवाज़ उठी थी, जाओ शहनाज, इस लड़के को वहाँ से निकालो। शहनाज ने कहा, उस वक़्त तक मुझे मालूम नहीं था कि हम दोनों एक ही बाप की औलाद हैं। फिर भी मैं हमीदुल्लाह की मोहब्बत को भूल गई और मेरे दिल ने कहा, सिकंदर नहीं तो मैं भी नहीं। ये खून की कशिश थी, गंदे खून की कशिश। मैंने कहा, जैसा भी है तो एक ही। शहनाज ने कहा, सिकंदर, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम दोनों मासूम से छोटे छोटे बच्चे हैं और एक दूसरे के सहारे भटकते फिर रहे हैं? जज्बाती बातें ना करो शहनाज, मैंने उकताहट से कहा। लोग तलख हकीकत से भागकर बड़े हसीन जज्बात और तसव्वुरात में जा पना लेते हैं, लेकिन मैं जज्बात और माजी से भागकर हकीकत में पना लिया करता हूँ, खतरों में कूद जाता हूँ। हमीदुल्लाह खान की बात करो शहनाज, मैं डरता हूँ कि वह तुम पर वार कर जाएगा और मैं तुम्हें उससे बचा नहीं सकूँगा। इतना गम ना करो सिकंदर, शहनाज ने कहा। मुझे महसूस हो रहा है कि वह मुझसे इंतकाम नहीं लेगा। और सिकंदर,
दिल में एक बात आती है, क्या ये हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे ना पकड़ो? क्या तुम ऐसा ही चाहती हो? हाँ सिकंदर, शहनाज ने कहा, ये मेरे दिल की आवाज़ है, लेकिन तुम ये सोच लो तुम पर हर्फ ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि उसे बचाने के जुर्म में तुम पकड़े जाओ। अगर मैं उसके सामने अकेला हुआ तो शायद मैं उसे छोड़ दूं, मैंने कहा। उसने मुझे छोड़ दिया था शहनाज, ये तो उस वक़्त देखूंगा जब हमीदुल्लाह खान से आमना सामना होगा। ये बताओ कि सुबह नवाब को क्या बताओगी? क्या बताओगी? शहनाज सोच में पड़ गई, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, कहूँगी ये आपने मेरे हवाले क्या कर दिया था, ये तो बिल्कुल सीधा और देहाती सा थानेदार है। मैंने प्यार प्यार में उसे इतनी पिला दी कि सारी रात बेहोश पड़ा रहा, और होश में आया तो उसे ऐसा तासुर दिया जैसे उसने सारी रात ऐश करते गुजारी। आप फिक्र ना करें, आपके खिलाफ कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं लिखेगा। मैंने नकद बख्शिश भी दे दी है। शराब कहाँ है? मैंने शहनाज से कहा। उसने अलमारी खोलकर वलायती शराब की बोतल दिखा दी। मैं वापस अपने हेड क्वार्टर में आया तो ऐसे लग रहा था जैसे अजीब सा ख्वाब देखता रहा हूँ, जो परेशान कुन था और खूबसूरत भी। अपने अफसरों को मैंने ज़ुबानी रिपोर्ट दी। उन्होंने जिस इत्मीनान और तहम्मुल से मेरी रिपोर्ट सुनी और मैंने उसमें झूठ झूठ शामिल किया था, उसे भी सच मान लिया। तो मुझे यकीन हो गया कि उन्हें किसी मुखबर ने इतला नहीं दी थी कि हमीदुल्लाह नवाब के यहाँ आया हुआ है। मेरा वहाँ जाना मामूल का एक छापा था। मामूल का छापा तो अंग्रेज़ अफसरों के लिए था, मेरे लिए ये एक गैर मामूली तजर्बा था। मैंने नवाब को ये बताना मुनासिब ना समझा कि मैं उसके महल में रकास की हैसियत से रह चुका हूँ, और वो मैं ही था जो गुलशन आरा को कैद खाने से निकाल कर अपने साथ ले गया था। सुल्तान अहमद मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, मेरे लिए वो बहुत परेशान था। मैं अफसरों को रिपोर्ट देकर फारग हुआ तो सुल्तान मेरे साथ कमरे में आ गया। वो मेरे छापे की तफसील सुनना चाहता था, मैंने उसे सुना दी। सिकंदर, उसने कहा, नौकरी और तरीके से करो, इन चक्रों से निकलो। हमीदुल्लाह और शहनाज को इस दुनिया के लोग हैं जो सर से ऊपर तक गुनाहों और जुराम में डूबे हुए हैं। तुमने अपने दिल में उन दोनों की हमदर्दियां पैदा करके अपने लिए खतरनाक मसला पैदा कर लिया है। हमीदुल्लाह और शहनाज पहले की तरह इकट्ठे हो जाएंगे, बगैर निकाह के मियाँ बीवी बन जाएंगे, और उन्हें याद भी नहीं रहेगा कि सिकंदर नाम का कोई शख्स भी हुआ करता था, जैसा कि तुमने सुनाया है कि शहनाज ने तुम्हें कहा है शादी कर लो। यही एक अकल की बात है जो शहनाज ने तुम्हें कही है, और तुम्हें उस पर अमल करना चाहिए। सुल्तान की इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कभी ऐसे लगता था जैसे मैंने अपने आप को बड़ी मजबूत जंजीरों में जकड़ लिया है जो अब खुल नहीं सकेंगी, और कभी यूँ महसूस होता था जैसे ये कच्चे से धागे हैं जो किसी भी वक्त तोड़ दूंगा। हकीकत ये है कि मैं इन जंजीरों और इन धागों को तोड़ने की सोच ही नहीं रहा था। कभी ऐसे लगता था जैसे मेरा ये सारा रवैया अब नॉर्मल है। मैं जिन हालात में हूँ और जिस माहौल में पलकर जवान हुआ हूँ, और फिर जिन तारीक राहों पर मुझे धकेला गया, वो सब अब नॉर्मल थे। मेरा जहन नॉर्मल हो ही नहीं सकता था। 4 या 5 दिन गुजरे होंगे कि एक और इतला ने हमें चौंका दिया। हम 4-5 पुलिस अफसर इंस्पेक्टर विलकाकस के पास बैठे हुए थे कि उर्दरी ने आकर उसे कहा कि एसपी साहब बुलाते हैं। वो गया और हम तकरीबन निसफ घंटा उसके इंतज़ार में बैठे रहे। वो हमें लेक्चर दे रहा था, हमें उसकी वापसी तक वहीं बैठना था। मफरूर कैदी हमीदुल्लाह खान जाल में आ गया है, इंस्पेक्टर विलकाकस ने रिपोर्ट आकर हमें फातहाना लहजे में कहा। उसके इलाके के करीबी थाने से टेलीफोन आया है कि हमीदुल्लाह खान नवाब के महल में आया हुआ है। फिर क्या कार्रवाई होगी साहब बहादुर? एक सब इंस्पेक्टर ने पूछा। कार्रवाई का हुक्म उसी थाने को दे दिया गया है, इंस्पेक्टर विलकाकस ने कहा। अगर हम यहाँ से पुलिस भेजते तो वहाँ तक पहुँचते
इतना वक्त लग जाता कि हमारा शिकार हाथ से निकल सकता था। थाने के सब इंस्पेक्टर को हुक्म दिया गया कि जितनी भी नफरी उसके पास है राइफलों के साथ महल पर बहुत तेजी से छापा मारे, और हमने उसे ये भी कह दिया है कि नवाब के महल में दाखिल होने के लिए रस्मी आदाब की ज़रूरत नहीं। अगर दरवाजे और खिड़कियां बंद हों तो राइफलों से किवाड़ तोड़कर अंदर चले जाएं। इंस्पेक्टर विल्काक्स ने अपना लेक्चर फिर शुरू कर दिया, लेकिन उसका अंदाज कुछ बदल गया था। मुल्ज़म और कैदी तो मफरूर होते ही रहते हैं, उनका ताक़ुब भी होता था। कहीं ना कहीं किसी मफरूर की मौजूदगी की इत्तला भी आती थी और पुलिस भी छापे मारती थी, और ये सारी कार्रवाई मामूल के मुताबिक होती थी। पुलिस का यही तो काम होता है। लेकिन हमीदुल्लाह मामूली मफरूर नहीं था। उसे नज़रअंदाज करने या उसकी मौजूदगी की इत्तला पर फौरी और तेज़ी कार्रवाई ना करने का मतलब ये था कि एक ऐसे शख्स को छोड़ा जा रहा है जो बहुत बड़ा डाकू भी बन सकता है या बड़ा ही खतरनाक दहशतगर्द भी। बाकी सब इंस्पेक्टर उस अंग्रेज़ इंस्पेक्टर का लेक्चर तवज्जो से सुनने लगे या ये ज़ाहिर करने लगे कि वो तवज्जो से सुन रहे हैं, लेकिन मेरी हालत कुछ और थी, जो इतनी बिगड़ गई कि 2 मरतबा मेरे ज़ुबान पर ये अल्फाज आ गए, साबिर बहादुर, हमीदुल्लाह मेरा शिकार है, मुझे जाने दें। लेकिन मैंने अपने ऊपर जबर किया। अगर मैं कह बैठता तो मुझे यही जवाब मिलता, शट अप यू डेम फूल। दूसरे दिन इंस्पेक्टर विल्काक्स ने बड़े गुस्से में यह खबर सुनाई कि हमीदुल्लाह निकल गया है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विल्काक्स ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। तुम्हारा शिकार निकल गया है, उसने कहा, लेकिन हमारे मुखबर की रिपोर्ट गलत नहीं थी। तुम वहां जाओ और बहुत मेहनत से तहकीकात करो कि वो किस तरह निकल गया। इंक्वायरी के लिए किसी सीनियर अफसर को जाना चाहिए था, लेकिन तुम ज्यादा मुनासिब हो। तुम उस जगह से और वहां के बहुत से लोगों से वाकिफ हो। तुमने नवाब और शहनाज के साथ भी बहुत बातें की हैं और उनकी सुनी हैं। सबसे पहले उस इलाके के SHO से पूछना कि उसे किस तरह रिपोर्ट मिली थी और उसने अपनी छापा मार कार्रवाई किस तरह की थी। हमें यह भी शक है कि नवाब ने या नवाबजादा ने उस SHO की जेब भर दी होगी और ये रस्मी सी कार्रवाई करके आ गया और हमें रिपोर्ट दी कि मफरूर निकल गया है। ये SHO अपनी ज़ुबान से तो नहीं मानेगा कि उसने रिश्वत ली है। ये तुम्हें उसकी कार्रवाई से पता चलेगा। वो जो बयान देगा वो याद रखना और महल के लोगों से बयान लेकर उसके बयान से मिलाना। मफरूर निकल नहीं सकता था। वो गेट के अंदर जाता देखा गया है, लेकिन गेट से निकलता नहीं देखा गया। क्या वहाँ ऐसे आदमी हैं जो तुम्हें सही बात बता देंगे? हाँ साबिर बहादुर, मैंने जवाब दिया। अपने मुखबरों के अलावा मैंने 2-3 आदमियों को अपना दोस्त बना लिया था। उनके अलावा शहनाज वहाँ है, उसे जो कुछ मालूम हुआ वो बता देगी। लेकिन साबिर बहादुर, मुझे ये डर है कि हमीदुल्लाह खान शहनाज को साथ ही ना ले गया हो। ये भी हो सकता है कि वो शहनाज को ही साथ ले जाने आया हो। जो कुछ भी हुआ है, इंस्पेक्टर विल्काक्स ने कहा, ये तुम्हें वहाँ जाकर मालूम होगा। यूँ करो कि तुम अभी रवाना हो जाओ। वही 2 कांस्टेबल अपने साथ ले जाओ जो पहले तुम्हारे साथ गए थे। और देखो सिकंदर, तुम भी हिंदुस्तानी हो। तुम नवाब के महल के अंदर जाओगे। उसका महल बहिश्त से कम नहीं। उसके हरम में एक से एक बढ़कर खूबसूरत औरत है। वहाँ शराब भी है और दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उस दरिया में बह जाओ। मैं जानता हूँ साबिर बहादुर, मैंने कहा। नवाब ये जाने बगैर कि मेरा और शहनाज का आपस का पुराना ताल्लुक है, शहनाज को पूरी रात के लिए मेरे हवाले कर दिया था। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने शहनाज से बहुत सी ज़रूरी बातें मालूम कर ली थी और मैंने महल में उसे अपना मुखबर बना दिया है। मैं पत्थर हूँ साबिर बहादुर, तुम जो कुछ हो पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर विल्काक्स ने तंजिया लहजे में कहा, ड्यूटी में गड़बड़ करोगे तो पूरी सज़ा पाओगे। उसने मुझे और बहुत सी हदायत दी और मैं रवाना हो गया। मैं उड़कर नवाब के महल में पहुंचना चाहता था। मुझे रेलगाड़ी पर गुस्सा आ रहा था जो इतनी आहिस्ता चलती है। मैं बहुत खुश था
लेकिन मैं अपने आप को उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था कि मैं क्यों इतना खुश था। क्या इसलिए कि मैं हमीदुल्लाह के ताक़ुब में जा रहा था, या इसलिए कि मैं शहनाज के पास जा रहा था। मैं मुतलका थाने में पहुंच गया। वहां का SHO मुझे जानता था। वो इसलिए दौड़ता हुआ मेरे इस्तकबाल के लिए मुझ तक पहुंचा कि मैं स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर था, वरना वो मेरे बाप की उम्र का था। वो मुझे अपने दफ्तर में ले गया। सूफी साहब, मैंने अंदर जाते ही उससे पूछा, आपको किसने हमीदुल्लाह के महल में आमद की इत्तला दी थी, और आपको जब हेड क्वार्टर से कार्रवाई का हुक्म मिला तो आप कितनी देर में वहां पहुंचे? क्या कार्रवाई की, क्या देखा? फिर आपको ये यकीन किस तरह हुआ कि मफरूर निकल भागा है? मुझे पूरा बयान दे। सब इंस्पेक्टर सूफी अजमतुल्लाह सर झुकाकर सोच में पड़ गया। सूफी साहब, मैंने कहा, आप सोच कर बयान दें। मैं बड़ा सख्त हुक्म लेकर आया हूँ। मैंने महल में जाकर भी बयान लेने हैं। आपको मालूम है कि नवाब के बॉडी गार्ड्स में साबका फौजी और पुलिस के साबक मुलाजिम भी हैं। वो मुझे सही तौर पर बता देंगे कि आपकी कार्रवाई ठीक थी या नाकस, या आपने दानिस्ता कार्रवाई को ढीला रखा ताकि मफरूर को निकल भागने का मौका मिल जाए। मैं इसका ख़ास ख्याल रखूँगा कि आप मुसलमान हैं और आप सूफ़ी हैं, और मैं आपके छोटे भाई के बराबर हूँ। अगर नवाब ने आपकी मुट्ठी गर्म कर दी है तो मेरे कान में बता दें, मैं रिकॉर्ड पर नहीं लाऊंगा। नहीं सिकंदर साहब, उसने कहा, अल्लाह का दिया बहुत है। आप मेरा बयान ले लें, फिर महल में जाकर जितने बयान आप चाहते हैं लें, और मेरे बयान की तस्दीक या तरवीद कर लें। सूफी साहब, मैंने बयान से हटकर शहनाज के मुतल्लिक़ पूछने के लिए कहा, नवाब के महल में एक औरत है जिसका नाम शहनाज है, क्या वो भी लापता है? अगर आप उसका नाम नहीं जानते तो क्या आपको ऐसी रिपोर्ट मिली है कि मफरूर के साथ एक औरत भी गायब हो गई? नहीं, सूफी ने जवाब दिया। इत्तफाक की बात है कि मुझे उस औरत का नाम मालूम हो गया था। नाम शहनाज है। उसने छापे के दौरान मुझे बुलाकर कहा था कि उसे मफरूर हमीदुल्लाह से खतरा है कि वो उसी को उठा ले जाने आया है, इसलिए उसके दरवाजे पर 1 या 2 कांस्टेबल खड़े कर दिए जाएं। मैंने एक कांस्टेबल और नवाब का एक बॉडीगार्ड वहां खड़ा कर दिया था। मुलजम के निकल जाने के बाद मैंने जब कांस्टेबलों को एक जगह इकट्ठा किया तो उस कांस्टेबल से पूछा था कि नवाब की उस बेगम तक तो मफरूर नहीं पहुंचा। कांस्टेबल ने बताया कि वह उधर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि खातून महफूज है। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई। सब इंस्पेक्टर सूफी अजमतुल्लाह ने तफसील से अपना बयान दिया, जिसमें कमोबेश 3 घंटे सिर्फ हो गए। मैं फ़ौरन शहनाज के पास पहुंचना चाहता था। मैंने अभी थाने के चंद और आदमियों के बयान भी लेने थे, लेकिन मैं नवाब के महल को चल पड़ा। मैं बड़े गेट में दाखिल हुआ तो वह मुखबर नज़र आया जिसने हमीदुल्लाह की आमद की इत्तला दी थी। मैं सबके सामने उससे बात कर सकता था। मैंने ये इरादा कर रखा था कि सीधा नवाब के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि वह बिल्कुल सही बयान दे दे, वरना पॉलिटिकल डिपार्टमेंट उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मैं सीधा नवाब के महल में जा पहुंचा। मुझे मालूम था कि वह किस कमरे में मिलेगा। मैं एक राहदारी में जा रहा था कि अचानक शहनाज मेरे सामने आ गई। मैं अकेला था। अपने 2 कांस्टेबलों को बाहर खड़ा करके आया। क्यों आए हो सिकंदर? शहनाज ने संजीदा से लहजे में पूछा। तहकीकात करने आए हो कि हमीदुल्लाह खान कैसे निकल गया है? हाँ शहनाज, मैंने कहा, पक्की इतला मिली थी कि वो महल में मौजूद है। पुलिस ने छापा भी बरवकत मारा था। मैं ये तहकीकात करने आया हूँ कि वो वाकई आया था, और अगर आया था तो निकला कैसे? किसी की मदद के बगैर वो नहीं निकल सकता था। हाँ वो आया था, शहनाज ने कहा, और वो निकल गया था। तुम कैसे जानती हो? शहनाज मेरे करीब आ गई। उसने इधर उधर और पीछे देखा। मैं उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी देख रहा था जो पहले उसके चेहरे पर कभी नजर नहीं आई थी। उसे मैंने निकाला था, शहनाज ने कहा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे खून की गर्दश रुक गई हो। हैरान मत हो सिकंदर, शहनाज ने कहा। उसे मैंने अपने कमरे में छुपा लिया था। फिर मैंने उस्तादी यह की कि अपने कमरे के बंद दरवाजे के सामने पुलिस के एक आदमी और एक बॉडीगार्ड को ये कहकर खड़ा कर दिया था
کہ مجھے مفرور حمید اللہ خان سے خطرہ ہے۔ جب چھاپا ختم ہو گیا اور پولیس کو یقین ہو گیا کہ مفرور محل کے اندر یا محل کے احاطے میں موجود نہیں تو میں نے اسے نکال دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس شہناز کو میں جانتا اور پہچانتا ہی نہیں۔ ایک سوال یوں میرے ذہن سے ابھرا جیسے بل سے زہریلا سانپ نکلا ہو، کیا میں شہناز کو گرفتار کر لوں؟